डियर स्टूडेंट, मैं गिरिराज किशोर, गणित प्रवक्ता, डाइट अलीगढ़ एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम DLED 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए 2019 का गणित का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, जिसमें कि 11 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इस वीडियो में उससे आगे कराएंगे। तो 12वां क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करते हैं। यदि a इक्वल टू 1, 3, 5, 7, b इक्वल टू 5, 7, 8, 9, तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें a और b दिए गए हैं। ये समुच्चय है, एक a समुच्चय है तथा ये कोई बी समुच्चय है। हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के लिखने हैं हमें, और जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे एक यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको नोट करेंगे। 3 है, 3 को भी नोट करेंगे। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 को एक ही बार लिखेंगे केवल। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। अब क्या रह गया? 8 रह गया और 9 रह गया। तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं हम? सभी अवयव ए और बी के इसमें आ जाने चाहिए, लेकिन कोई भी अवयव दो बार नहीं आना चाहिए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है और यहाँ भी है, तो 5 आ जाएगा। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 आ जाएगा। जो दोनों में कॉमन है वो इसमें आ जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यही निकालना था इसमें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये पद दिए गए हैं, ये बारंबारता दी गई है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है इसमें? 7। किसकी है? 17 की। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या होता है? प्रश्न में दी गई बारंबारता बंटन से स्पष्ट होता है कि पद 17 की बारंबारता सबसे अधिक है। इसलिए अविष्ट जो बहुलक होगा कितना हो जाएगा इसका? 17 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वही पद क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है। नेक्स्ट है, ये दिया गया एक चित्र दिया गया है हमें ये प्रश्न में। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल BAC का मान दिया हुआ है 40 डिग्री। हमें एंगल OBC और OCB का मान ज्ञात करना है। तो चित्र से हमें एंगल BAC का मान दिया गया है 40 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। क्या जानते हैं हम? कि कोई एक ही जीवा हो, ये BC जीवा है, इसके द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है ये BOC, और शेष परिधि पर बन रहा है BAC। तो ये 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। इसलिए एंगल BOC
एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा 2 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ये 80 डिग्री आ जाएगा। बी ओ और ओ सी क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर हैं। बी ओ और ओ सी दोनों आपस में बराबर हैं। बी ओ इक्वल टू ओ सी या सी ओ, सी ओ लिखना चाहो सी ओ लिख लो। बी ओ इक्वल टू सी ओ, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की, किसी वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए एंगल बी ओ के सामने क्या एंगल है, बी ओ साइड के सामने ओ सी बी, और सी ओ जो साइड है इसके सामने जो एंगल है वो क्या है, ओ बी सी। ओ सी बी इसके सामने क्या हो जाएगा, ओ बी सी। तो ये क्या है, ये दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो जाएंगे। अब क्यों हो जाएंगे उसका कारण हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुज ओ बी सी में ओ बी इजकल टू ओ सी, क्योंकि त्रिभुज ओ बी सी में ओ बी इजकल टू ओ सी, ओ बी और ओ सी हमने पहले देखा था, बी इजकल टू सी ओ बी इजकल टू ओ सी, क्योंकि त्रिभुज ओ बी सी में इस वाले ट्रायंगल में ओ बी और ओ सी दोनों बराबर हैं। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि त्रिभुज ओ बी सी में ओ बी बराबर ओ सी, अर्थात समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, अर्थात समान भुजाओं के सम्मुख कोण, अर्थात ओ बी सी में ओ बी बराबर ओ सी, अर्थात समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो इसलिए ये बराबर होंगे। अच्छा, ये हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी और प्लस एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 80 डिग्री, क्योंकि ओ सी बी और ओ बी सी दोनों एंगल क्या है आपस में बराबर, ओ सी बी और ओ बी सी बराबर है, इसलिए हमने ओ बी सी की जगह पे क्या लिख दिया ओ सी बी, और इसका मान तो 80 डिग्री है ही, दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस के 80 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री, ये 100 आ गया। तो इसका मतलब एंगल ओ सी बी कितना हो जाएगा 100/2 50 बार, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री। इसलिए एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी दोनों बराबर हैं, इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री, यही हमें निकालना था कि एंगल ओ सी बी और ओ बी सी का मान क्या होगा। तो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये निकालना था हमें, ये निकाल दिया हमने, ये उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है, एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो ये 120 मीटर है, ये 120 मीटर है, इसकी जो लेंथ चौड़ाई है ये 120 मीटर है, और ये कितना दे रखा है 180 मीटर, ये 180 मीटर है। ये रास्ते पड़े हुए हैं इसमें 3 मीटर चौड़ाई के। अब इस पे मिट्टी डलवानी है दोनों रास्तों पे, तो उसका हमें खर्च बताना है, टोटल खर्च बताना है, और रेट क्या है उसका 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो हम क्या करें, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमारा मल्टीप्लाई करके 12 से उसको क्या आ जाएगा, इसका खर्च आ जाएगा। तो माना ABCD
एक आयताकार बाग है जिसमें लंबाई क्या है, लंबाई ये भी 180 मीटर है, चौड़ाई एडी, ये एडी है जो क्या हो जाएगी चौड़ाई, ये कितनी है 120 मीटर है। और जो रास्ते की जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, रास्ते की चौड़ाई ये दे रखी है हमें 3 मीटर। ये सब दिया गया है। अब हमें तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अब लंबाई के समानांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल, और लंबाई के समानांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो लंबाई ये लंबाई है तो इसके समानांतर ये रास्ता बना हुआ है तो रास्ते की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 180 मीटर, और चौड़ाई पहले ही दे रखी है कितनी 3 मीटर, तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 180 इंटू 3 और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है तो कितना होगा ये आ गया आपका 540 मीटर स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं A1, इसको हम क्या मान लेते हैं A1 इक्वल टू इसकी वैल्यू हमने मान ली A1, ये हो गया। अब आगे चौड़ाई के समानांतर तथा चौड़ाई के समानांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये हमने क्या मान लिया A2, तो ये भी क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी है इसकी 120, इसके समांतर, तो ये रास्ते की लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई 3 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 3 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 360 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब लंबाई समांतर निकालेंगे और चौड़ाई समांतर निकालेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है PQRS वाला ये दोनों बार आ जाएगा, जबकि दो बार नहीं, एक ही बार मट्टी डलनी है इस पर, तो दोनों बार काउंट होगा, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा एक बार, क्योंकि 2 बार इंक्लूड हो गया ये। अब एक बार इसको निकालना पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो ओवेनिस्ट भाग PQRS का क्षेत्रफल, ये ओवेनिस्ट भाग है PQRS, इसको मान लेते हैं हम A3, तो इसका क्या हो जाएगा 3 मीटर लंबाई है इसकी, 3 ही मीटर चौड़ाई है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 9 मीटर स्क्वायर। इसलिए संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल, संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा ये रास्ता और ये दोनों, तो कितना हो जाएगा इसका A1 प्लस A2, पहला लंबाई वाला ये चौड़ाई के समांतर वाला, और ये जो दोनों में काउंट हो गया इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार ऐड हो गया, तो 2 बार ऐड थोड़ी होगा, ये एक ही बार मट्टी पड़नी है इस पर, तो संपूर्ण जो रास्ता होगा क्या होगा A1 प्लस A2 माइनस A3, ये संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ये A3 क्यों निकाला है हमने, क्योंकि ये समांतर है, लंबाई के समांतर जब निकाल रहे हैं तब भी काउंट हो जाएगा, और चौड़ाई के समांतर जब निकाल रहे हैं तब भी काउंट हो जाएगा, लेकिन 2 बार काउंट नहीं करना, एक ही बार होना चाहिए काउंट, तो एक बार इसको हम निकाल देंगे, इस कॉमन वाले का एक बार इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया। इसकी वैल्यू रख दो, कितना हो गया 540 प्लस 360 माइनस के 9, तो ये आपका आ जाएगा 900, ये हो जाएगा आपका 900 माइनस के 9, कुल मिला के आ जाएगा ये आपका 891 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये 891 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो इसका खर्च निकालना था, इसलिए रास्ते पर
मिट्टी डलवाने का कुल खर्च, मिट्टी डलवाने का कुल खर्च कितना होगा, दर कितनी है इसकी 12 और एरिया कितना आया हमारा 891, तो इतने रुपए हो जाएगा कुल खर्च। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 10,692 आ जाएगा। इतना ही आया, करके देख लेना, इतना आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, पहले तो वो लिख लीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 6 बार 9 लिखने पर बड़ी संख्या बन जाती है, और वन के बाद में 5 बार अगर जीरो लगा देंगे तो वो छोटी संख्या बन जाती है सबसे। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब इसको हमें क्या पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, तो हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। ये 6 हो गए, पेयर बन गए हमारे। तो पहले 9 बार जाएगा, ये 81 वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, ये पेयर ले लेते हैं और संख्या यहाँ पे जो लेते हैं वो यहाँ पे भी लिखते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोशिश करते हैं कि हम इसके बराबर आए, लेकिन बराबर ना आए तो इससे जस्ट कम हो, इससे ऊपर ना हो। तो 9 9 81 होता है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये 18 आ जाएगा। ये पेयर नीचे ले लेते हैं, इसका दूना कर देते हैं, 9 का दूना 18। अब फिर ये कितने टाइम्स जाएगी, फिर ये 9 टाइम्स जाएगा, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे, तो 9। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा 1701। माइनस करेंगे तो ये 198, हाँ 198। फिर ये पेयर नीचे उतार लेंगे, ये वाला, इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 198, 99 का डबल 198। फिर ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 ऊपर लिखेंगे 9, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये इतना आ जाएगा, करके देख लेना, इतना ही आएगा। बचेगा कितना, ये इतना बच जाएगा हमारा 1998। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, ये बच रहा है, इसका मतलब अगर इतना इसमें से कम कर दें हम तो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी 6 अंकों की। इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाएंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा पहले, इसलिए इतने को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतने को संख्या से कम करना पड़ेगा। के को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतने को संख्या से कम करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, एक ही बात है। इसलिए माइनस इतने जब हम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा, माइनस होने के बाद इतना, ये आ जाएगा हमारा। तो यही आंसर होगा। अतः 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगी हमारी। ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी। अगर इसका हम निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा इसका वर्गमूल, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी हमारी। तो यही था बस। नेक्स्ट है अब
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि बाग का क्षेत्रफल 2423 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमने एक क्या बना लिया, एक आयताकार बाग बना लिया हमने ABCD। तो ये ABCD कोई आयताकार बाग है, तो इसकी लंबाई 3 गुनी है चौड़ाई की। अगर हम चौड़ाई मान लें x, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माना आयताकार बाग की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3x व x मात्रक हैं। मात्रक का मतलब अब जिस सेंटीमीटर में जिसमें भी हैं, वो जो भी माप है उनकी मात्रक हैं। इसलिए प्रश्न अनुसार बाग का क्षेत्रफल क्या है, 243 वर्ग मीटर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज लंबाई इंटू चौड़ाई इजकल टू 243। ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर इजकल टू 243। ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर इजकल टू, भाग लगाएंगे 3 × 24, 3 × 3 कितना आ जाएगा 81। दिस इम्प्लाइज x इजकल टू कितना आ जाएगा ±9 आएगा, लेकिन क्योंकि लंबाई नेगेटिव नहीं होती इसलिए क्या लेंगे, केवल 9 ले लेंगे हम। x स्क्वायर इजकल टू 81, तो इस x इजकल टू √81, तो 81 का कितना होता है 9, तो 9 ले लेंगे केवल। तो हमसे उसने क्या पूछा है, लंबाई पूछी है, इसलिए बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी 3x, 3 × 9 इजिकल टू कितना आएगा 27 मीटर। 27 मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई इसकी क्या हो जाती 9 मीटर हो जाती, लिख देते चौड़ाई, देखना चाहो भले ही लिख दो यहाँ पे, चौड़ाई इजिकल टू 9 मीटर। नेक्स्ट है अब x² + 3x + 9y/4 के गुणनखंड कीजिए। तो x² + 3x + 9y/4, इसके गुणनखंड करने के लिए इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, बिना पूर्ण वर्ग बनाए नहीं होगा। तो x² + पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका होता है, जो 3x है इसको हम 2 टाइम्स करके लिखेंगे, 2 टाइम्स और 3/2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो बैलेंस हो गया इंटू x प्लस 9y/4 को क्या लिख सकते हैं हम 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4। तो अब क्या हो गया ये a² + 2ab + b², तो क्या बन जाएगा ये x + 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² + 2ab + b² इजकल टू क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a मान लिया है हमने x और b क्या मान लिया हमने 3/2। अब इससे समझ में आ जाएगा, b क्या मान लिया है 3/2, a क्या मान लिया है x, तो क्या आ जाएगा ये x + 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं x + 3/2 इंटू x + 3/2, यही इसके हमें करने थे, फैक्टर करने थे गुणनखंड, यही हो गए फैक्टर इसके। अगर इसके हल निकलवाता तो 0 आता है इसमें बराबर। हल कब होता है, जब समीकरण होता है, ये समीकरण के हल होते हैं, तो हल आंसर क्या आता है -3/2 उत्तर आ जाता है इसका, -3/2, -3/2। लेकिन उसने केवल गुणनखंड कराए हैं, तो यहीं तक हो गया बस, ये इसके गुणनखंड आ गए, यही उत्तर हो गया। थैंक यू।